आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही आज खास गेस्ट हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में रैंक 2 हासिल किया और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने एमए के दौरान ही जेआरएफ जैसे कठिन एग्जाम क्लियर किया। तो आज हम जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, पूरा स्ट्रेटेजी और आप सभी स्टूडेंट्स का सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो आज हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर के जुबान से जानते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और वो सब कुछ जो ज़रूरी बातें एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं गौरव सर का, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। और ये हमारी तरफ से एक थैंक यू सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गौरव गौतम है। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक हिंदी में हूँ और बस यही छोटा सा परिचय। ओके सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप बचपन से ही सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या आप स्कूल या कॉलेज में गए तो पता चला आपको? नहीं, सपने देखिए होते क्या है कि सपने एक दिन में नहीं बनते और सपने जो होते हैं वो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जी। जो बच्चा छोटा होता है वो कहता है क्रिकेटर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा, क्या कैसे बनेगा। फिर जैसे जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारे सामने जो जो परिस्थितियां होती हैं, हमारे पढ़ने का जो माहौल होता है और खासकर हम जिस परिवेश में होते हैं, जहाँ हमारा समाजीकरण होता है, उन सब चीज़ों से हमारा तय होता है। चूंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे तो जी। हमारे आसपास जो भी एक माहौल था वो पुलिस का था, तो हमें भी था कि नहीं एसआई बनना है, डीएसपी बनना है, ये सब आईपीएस होना है, आईएएस होना है। ये सब तो प्रोफेसर के बारे में इतना पता नहीं था कि कैसे होता है। तो जो मुझे ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि कुछ नेट जेआरएफ की एग्जाम होती है, उसको पढ़ने के बाद पीएचडी करना होता है आपको, फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है वो देख के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो ये मुख्यतः ग्रेजुएशन के बाद जब मेरा स्नातक हुआ उसके बाद फिर ये तय हुआ कि नहीं अब इस लाइन पे जाना है। ओके सर, तो आपने एमए के दौरान ही आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया। जी जी। तो आपकी कौन सी ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बच्चे बहुत बार मतलब मास्टर करने के बाद भी बहुत सारे अटेम्प्ट देते हैं या मतलब नहीं होता है, या तो उनकी स्ट्रेटेजी गलत होती है या बुक लिस्ट सही नहीं होती है। तो आपका ऐसा क्या सीक्रेट था कि आपने अपने एमए के दौरान ही जेआरएफ क्लियर कर लिया? ऐसा कोई सीक्रेट तो होता नहीं है, मतलब मुख्यतः बात ये होती है जैसे कि मैं साइंस का स्टूडेंट था मैं। अच्छा। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ था, बीएससी जी। किया था मैंने। उसके बाद जब मैंने एमए में एडमिशन लिया तो पर चूंकि साहित्य में रुचि थी, इसके पहले जब स्नातक था, ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, उस दौरान भी कई ऐसे लाइब्रेरी जाना होता रहता था वहाँ, जयशंकर प्रसाद निराला। तो तब उतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन पढ़ के अच्छा लगता था कि नहीं इसमें कुछ पोटेंशियल, मुझे लगता था कि नहीं कुछ है, मुझे वो आकर्षित करते थे। तो चूंकि मेरी पढ़ने में एक रुचि थी, उसके बाद जब मैंने एमए कर रहा था उसके दौरान फिर जब नेट की परीक्षा आई, नेट जेआरएफ की, तो परीक्षा दिया तो चूंकि एक उतना ज़्यादा बोझ नहीं लगा, चूंकि वो रुचि थी उसमें पढ़ने में, तो ठीक है उतना ज़्यादा कोई बोझ मान के नहीं गया, तो बस अब ठीक है ईश्वर कृपा थी, हो गया। अच्छा, तो सर अब मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना है, मैंने सुना है कि आपको मन था, सबसे पहला जो आपका ड्रीम था वो यूपीएससी क्लियर करने का जी था। हाँ। तो सर यूपीएससी की आपने पढ़ाई भी कुछ दिन की होगी, जी जी। है ना? तो उसके सब्जेक्ट में जैसे हिंदी यूपीएससी में नहीं है, देखा जाए तो जैसे हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे सारे जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, लेकिन हिंदी लिटरेचर मुझे लगता है या तो सीसेट में है या तो नहीं है उसमें, उसमें भी अब इंक्लूडेड नहीं है, कॉम्प्रहेंशन है, मैथ्स है और रीजनिंग है, मुझे जहाँ तक पता है। तो आपको सब्जेक्ट शिफ्ट करने में कोई ऐसी दिक्कत आई होगी? नहीं देखिए, ऐसा उसमें कुछ? जो जब आप ये जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आप हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, उसमें कोई हिंदी विषय ऐसा नहीं होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स आप पास कर लेते हो, उसके बाद जब आप मेंस देते हैं तो जैसे एक इंग्लिश का क्वालीफाई पेपर होता है, वैसे एक पेपर हिंदी का भी पेपर होता है और साथ साथ जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें से हिंदी भी एक ऑप्शनल और हाँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट हाँ, है। हाँ। तो एक था, हाँ मैंने किया था, मैंने उसके मुख्य परीक्षा के लिए भी मैंने एक विषय पढ़ा था, तो एक पकड़ अच्छी हो गई थी। अच्छा सर, तो तो आपका ये था कि आपका जो ऑप्शनल था, मैं प्रीलिम्स की बात कर रही थी, आप मेंस की भी तैयारी साथ में ही कर रहे थे यूपीएससी में? क्योंकि वो प्रीलिम्स मेंस की कोई अलग प्रिपरेशन नहीं होती, जो प्रिपरेशन होती है वो साथ में ही होती जी। है। फिर अगर आप प्रीलिम्स पास करते हो तो आपको फिर मेंस के लिए जाना होता है। तो चूंकि फिर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया यूपीएससी का, मैंने अब तक मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, अच्छा, कोई अटेम्प्ट नहीं दिया नहीं है? मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं ओके। दिया। जो मैंने एमए करा था उस दौरान से फिर मेरा हो गया था कि नहीं एकेडमिक ही मुझे जाना है, तो फिर अब तक मैंने यूपीएससी का मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया मैंने अभी तक। ओके, तो मतलब तो लेकिन वो आपने पढ़ाई जो मैंने की थी वो मुझे काम आई, वो एकेडमिक्स में मुझे बहुत काम आई। और जो भी एक
एग्जाम क्लियर हुए, उसमें से एक उसका भी बहुत बड़ा योगदान था, जो कि एक पढ़ने के तरीके और कई सारी ऐसी चीजें थी। तो वो पढ़ाई जरूर काम आई, बट मैंने वो जिसके लिए मैंने अभी तक यूपीएससी मैंने नहीं दी, मैंने अपनी राह बदल ली वहां से। तो सर आपका अभी क्या मन है, आगे देना है यूपीएससी या अभी अभी तो कुछ सोचा देखिए नहीं है? एकेडमिक्स में ही सोच रहा हूँ आगे, बाकी अगर देखिए अगर कभी दे लिए तो दे लिए, मतलब कोई विशेष इच्छा नहीं है। सर मैंने सुना है कि आप अथर्व ग्रंथ पे पीएचडी भी कर हाँ, रहे हैं अथर्वा मैं वही बन हूँ जी। हाँ, तो आप उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। अथर्वा मैं वही बन हूँ एक महाकाव्य है, हालांकि जो इसके कवि हैं आनंद कुमार सिंह, उन्होंने इसको महाकविता कहा है, क्योंकि महाकाव्य के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो इसके आधार पे वो एक ऋग्वेद से लेकर ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, जहाँ पे बताया कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था, वहां से सबसे चीजों से लेके, यानी सृष्टि की उत्पत्ति से लेके और वर्तमान समय में जो हम 21वीं सदी में है, यहाँ तक की जो भी समस्याएं हैं, आज मुख्यतः हम देखिए 3 समस्याओं से घिरे हुए हैं हर व्यक्ति। एक ग्लोबल जो चेंज हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, दूसरा नाभिकीय युद्ध हो रहा है, और तीसरा आतंकवाद की जो समस्या है, इससे हाँ हर व्यक्ति कहीं न कहीं ग्रसित है, हर देश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उससे त्रस्त है। तो इन सब चीज़ों को लेके वर्तमान की चिंता और भविष्य की क्या संभावना हो सकती है, इन चीज़ों को लेके वह एक महाकाव्य है, लिखा गया है। तो जिसमें मेरा मुख्य आनंद कुमार सिंह के काव्य पे काम है, अथर्वा के विशेष संदर्भ में। तो सर पीएचडी में भी सेलेक्ट करना रहता है ना कि आप इस सब्जेक्ट पे, तो उसके लिए आपका झुकाव कैसे आया? देखिए जब मैं एमए कर रहा था तो एमए के करने के दौरान मेरा जेआरएफ हो चुका था, तो इसमें ये तो तय हो चुका था कि आगे पीएचडी करना है। पीएचडी किस विषय पे करना है, यह समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और इसके साथ-साथ इसके लिए कई सारी मतलब पढ़ाई की कि इस पे करना है, कोई विषय कुछ दिन लिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर लगा कि नहीं मैं विषय के साथ उतना न्याय नहीं कर सकता, या कि फिर वो विषय ही मुझे कमज़ोर कभी-कभी लगा, ऐसा भी दोनों चीज़ें हुई। तो कुल मिला के यही सब साहित्य की यात्रा करते हुए फिर जब मैं इस किताब को मैंने पहली बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं इसकी भाषा एक चुनौती भी लगी, और उसमें एक संभावना भी दिखी कि कि नहीं इसमें कुछ किया जा सकता है। तो फिर मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट एक बच्चा चूज़ करना चाहता है, तो उसके पहले उसको कौन से ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जैसे पीएचडी करते समय, कि वो सेलेक्ट, मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, तो चूज़ करने से पहले कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसको वो ध्यान दे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि है कि नहीं है। जो भी विषय आपने सबसे पहले आपकी उस विषय में रुचि होनी चाहिए। वो काम आपको बोझ ना लगे, क्योंकि अगर वो काम बोझ लगेगा तो ठीक है, किसी न किसी तरह कर लोगे, वो अलग बात है। लेकिन वो फिर आपको एक वो बोझ के तो काम भी बोझ की तरह ही होगा। वो काम उतना उन्मुक्त तरीके से नहीं होगा। तो जो भी आप विषय पढ़ें, या कि जो भी आप जिस भी विषय से मास्टर करें, या कि जो भी आप करें, सबसे पहले आपकी उस विषय में अगर रुचि है, तो आपके लिए एकेडमिक में आना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके सर, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ या आप भी जानते होंगे अभी कि पीएचडी का ये जो सिलसिला है, ये बहुत जैसे कह सकते हैं समंदर है, क्योंकि बहुत लोग इसमें डूब जाते हैं या बहुत लोग निकल जाते हैं। एक पूरा जो होता है ना प्रॉपर इमेज बच्चों के अंदर पता नहीं है कि देखो अभी ऐसा है कि कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आती है, या आप अगर पीएचडी कर भी लेते हो उसके बाद भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी बहुत कम ही आती है वैकेंसी। तो अगर कोई बच्चा बनना चाहता है, तो मतलब उसने सारी तैयारी की है और अगर वो नहीं बन पाता है, तो उसके लिए ऐसा क्या फ़ील्ड है जिसमें वो जा सकता है? जैसे हिंदी लिटरेचर की हम बात करते हैं, तो वो हिंदी लिटरेचर से पढ़ रहा है, तो ऐसा क्या ऑप्शन है जिसमें वो, अदर ऑप्शन ऐसे क्या है जिसमें वो जा सकता है? देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, विकल्प बहुत सारे हैं, वो करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसमें क्षमता कितनी है, ये निर्भर करता है। अगर आपका विषय अच्छा है, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, अगर आप यूपीएससी दें, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, उसमें भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन उसकी एक एज लिमिट है, और उसमें फिर अन्य विषय भी आपको बहुत सारे पढ़ना पड़ता है। दूसरा, अगर आप चूँकि किसी भी विषय को पढ़ते हैं, चूँकि हम बात हिंदी की कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अगर आपकी लेखन क्षमता अच्छी है, अगर आप में कुछ क्रिएटिव करने की चाहत है, तो ठीक है, आपके पास पूरे आज आप देखिए कि कितने सारे कंटेंट राइटर के तौर पे है, कि अगर आप देखें कि सीरियल्स के लिए लिखना, फ़िल्म के लिए लिखना, अगर आप फ़िल्मों के लिए गाने लिखना, उनकी स्क्रिप्ट लिखना, और उसके साथ-साथ जैसे कि अगर आपने अनुवाद का कार्य किया हुआ, तो अनुवाद में अपार संभावनाएँ हैं। जो भी विदेशी साहित्य है, या कि जो देश का साहित्य, अन्य भाषाओं का साहित्य, मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मराठी हो गई, बांग्ला हो गई, जो कि हमारी दक्षिण भारतीय की भाषाएँ हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तो इनके ऊपर जो साहित्य है, आप इनका अनुवाद का काम कर सकते हैं। प्रकाशन जगत में आप जा सकते हैं,
तो संभावनाएँ अपार है, लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ आपको जो भी करें, तो उसमें साथ आपके पास एक स्किल होना चाहिए आपके पास, आपको हुँ। करने का एक जुनून होना चाहिए, तो संभावनाएँ अपार है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते जी, हैं, वो भी एक बहुत हुँ। अच्छा विकल्प है। अगर आपकी भाषा में अच्छी पकड़ है, तो बिल्कुल पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत अच्छा है आपके लिए, और कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हिंदी विषय के थे और आज वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आके वो उनकी बहुत अच्छी है। वाह! सर आपने बहुत अच्छा इतने सारे ऑप्शन बता दिए कि मुझे भी जो नहीं पता था वो बहुत सारे, तो दर्शकों आप लोग सुन सकते हैं, अगर आप जो कोई भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर से, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि आपको ढूँढना है। सर मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा इंडियन जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, मतलब मैं भी हूँ, सब होते हैं इंडियन, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है इंडिया में जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? सबसे ज़्यादा जो मुझे भारतीय संस्कृति में लगती है वो स्वीकार्यता है। यहाँ पे टॉलरेंस की बात नहीं की जाती है। टॉलरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना कि ठीक है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो ठीक ओके, कर मैं लेते हैं। टॉलरेट, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस की बात है, एक स्वीकार्यता की बात है कि ठीक है, आपका मुझसे मत भिन्नता हो सकती है। जैसे कि कहा भी जाता है कि मुंडर मुंडर मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे पयम नवम, यानी कि जो अलग-अलग मस्तिष्क में अलग-अलग विचार हो सकते हैं। तो हुँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि यहाँ की जो एक स्वीकार्यता है हुँ, हुँ। आपकी, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बस ठीक है, समझने का प्रयास कर रहा हूँ उन चीज़ों को। वाओ! सर आप मैंने सुना है कि आप आध्यात्मिक भी हो। आप जब आपका रिज़ल्ट आया तो आप बहुत ज़्यादा देर तक पूजा-पाठ ऐसा, तो एक स्टूडेंट कैसे अध्यात्म के साथ-साथ इस मतलब एस्पिरेंट भी हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ कर्म को ही पूजा माना जाता है, बिल्कुल, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसको आप पूजा भाव से करें, मतलब उसमें आप अपना पूरा करें, वो भी एक पूजा का तरीका जी। ही है। दूसरा ठीक है कि एक ठीक है, अगर आप करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है उन चीज़ों से, आप हुँ, एक जो ब्रह्मांड की शक्ति हैं उन उनसे आपको एक जुड़ाव महसूस होता है। जब भी आपको कभी कोई दिक्कत आती है, कुछ महसूस होता है, तो ठीक है, आप जबकि कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते या कि कोई भी कार्य करते-करते आपको निराशा हाथ लगती है, तो ठीक है, एक आप उसमें से एक आध्यात्मिक शक्ति उसको कहूँगा मैं कि जो कि एक आपको राह बताती है। इसमें सबसे बड़ी जो एक एक इसकी मुख्य विशेषता जो मुझे लगती है हुँ, क्या है, हुँ। उसमें आप खुद को जान पाते हैं कि क्या ओके, है। कई हुँ, सारे जब आप परेशान होते हो किसी भी ग्रंथ का, किसी भी पुस्तक का, या कि जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो एक कोई वाक्य ऐसा आता है जो कि आपको याद आता है और आपकी पूरी परेशानियाँ वहाँ से छँट जाती हैं। कोई ऐसी हुँ, आपको घटना याद आती है कि नहीं, इनके से ये भी, जैसे राम का संघर्ष ही हमें याद आता है, या हुँ। कि हमें कृष्ण की जो नीतियाँ हैं हमें वो याद आती हैं। तो कई सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जिनका हल बहुत आसानी से हो जाता है। तो मतलब ये इसमें आपको स्वयं बोध, यानी आपको खुद को जानने में बहुत ज़्यादा हुँ। मदद मिलती है आप इससे, अगर आपको इन सब से चीज़ों से जुड़ाव है तो। सर मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और रामायण या महाभारत की जो भी ये भगवत गीता है, तो इसमें अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, तो अगर आप वो पेज पलटते हो ना, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं, तो आपको ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सच है या सिर्फ़ हमारा एक भरोसा है? देखिए, तुलसीदास हिंदी के भक्त काल के कवि हैं, हुँ, भक्ति काल के, तो उन्होंने एक बात है कि सकल पदारथ या जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। यानी इस संसार में जो है वो सब कुछ है, आपको लेना कैसा आप पे निर्भर करता है। समंदर है हमारे पास, अब हुँ, हमारे पास की एक गिलास है, या हमारे पास लोटा है, बाल्टी है, हमारे पास कंटेनर है, हुँ, उसमें तो सब कुछ है, उसमें तो अपार क्षमता है हमें देने की। जी, वो हम में क्षमता है कि हम ले कितना सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, वो व्यक्ति-व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो उससे कितना ले सकता है, वहाँ अपार संभावनाएँ हैं, आप उसमें ले क्या रहे हो ये भी निर्भर करता है, भई समुद्र में तो सब कुछ है, आप जी, जितना गहरे जाएँगे आपको रत्न मिलेंगे, आप ऊपर जाएँगे तो आपको पानी दिखेगा, ठीक है, फिर शैवाल आपको मिलेंगी, या कि आप गहरे हुँ, जाएँगे तो आपको मोती, माणिक, रत्न जो भी हैं आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उससे क्या लेना चाहता है सब कुछ यही है, सबके पास 24 घंटे ही हैं, हुँ। कौन किसको कितना उपयोग कर लेता है, कौन किसको कितना सार्थक बनाता है, यह व्यक्ति के प्रयास में भी निर्भर करता है। जी, तो सर जैसे कि ये पूरा स्पिरिचुअलिज़्म है, कोई बच्चा जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे को एग्ज़ाम जैसे नीट का पेपर हुआ या कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी क्या ऐसा रोल प्ले करती है कि बच्चे मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो स्पिरिचुअल होता है ना, वो उनका जो फेलियर होता है, उनके लिए वो फेलियर नहीं होता है, वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसी कोई मुख्य चीज़ जो देखिए असल में क्या होता है कि समस्याएँ सबके साथ आती हैं। जी, ऐसा आपको समस्या तभी आएँगी जब आप कोई काम करेंगे, जो कोई काम नहीं करते उनको कोई समस्या नहीं आती है। आप फेल ही तब होंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे कोई भी, है बिल्कुल। ना? तो इसमें से क्या होता है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप सबसे बड़ा देखिए जीवन है।
कोई भी लक्ष्य, कोई भी चीज आपके जीवन से बड़ी नहीं है, वो आपके जीवन को अच्छा करने का एक साधन हो सकता है ना? तो ये जरूरी नहीं कि एक द्वार बंद हो गए तो द्वार बंद ही हो गए, यहाँ अनेक द्वार हैं, आपकी क्षमता पे निर्भर कि आप कितना जाए। तो किसी भी लक्ष्य को, उसके लक्ष्य को पूर्णता की ओर जाए, मतलब आपकी जितनी है आप उसको उतना लगाइए कि जो भी आपका संकल्प है उसकी सिद्धि हो जाए। और संकल्प कहते ही उसको है जिसका कोई विकल्प ना हो। तो जब तक वो आपको प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो ठीक है, अभी तो आप यात्रा में हैं। तो किसी भी आप उसको अगर ऐसा बांध के मत रखें कि नहीं ये नहीं हुआ तो जीवन समाप्त। जीवन बहुत बड़ा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिस फील्ड में करना चाहते थे उस फील्ड में, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, मेन तो वो इंग्लैंड बैरिस्टर बनने गए थे, तो हम आज उनको, हमारी छवि गांधी जी के बैरिस्टर के तौर पे नहीं है, नहीं। है ना? हाँ, तो हम एक वो भारत के बहुत अच्छे राजनेता हुए। तो हमारी एक तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे फील्ड जो जिस काम, कई सारे ऐसे आईएएस यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं जो उस परीक्षा में पास तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे पद है जिनको उन्होंने सुशोभित किया। वो जहाँ गए उन्होंने एक अपना एक अलग तरीके से काम किया। कई सारे हम देखते हैं कि इंजीनियर्स के बच्चे होते हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपना जो पैशन जो भी चुनते हैं वो उसमें कमाल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी भी चीज को ये मत मानिए कि नहीं ये जीवन का अंतिम सत्य है। सबसे बड़ा जीवन है, उसको खुशनुमा बनाने के लिए आप हर प्रयास करिए। अगर कहीं कोई कुछ हो सकता है हम में कमी रह गई हो या कि कई सारी कुछ ऐसा होता है तो ठीक है, हम दूसरा प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जीवन है। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग, आपने देखा सर ने कितने अच्छे से बताया कि एक फेलियर आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। आपको, आपका जीवन बहुत बड़ा है, तो आप अपने जीवन में और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो, जानो और सीखो। आपका एक फेलियर आपका जीवन डिसाइड नहीं करता है। अब हम सर से इस बारे में जानेंगे कि एक बच्चे को, एक बच्चा जो जॉब ले लेता है या एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, उसमें ऐसी क्या ख़ासियत होती है जो एक बच्चा जो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है उसमें नहीं होती है? सर जैसे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक कोई और बच्चा है, तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत बार अटेम्प्ट दे रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा, और एक बच्चा सेम वो शेड्यूल फॉलो कर रहा है और उसका हो जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है उन बच्चों में जो कि अदर बच्चों में नहीं होता देखिए, है? इसका कोई सरल सा उत्तर नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आप पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई कैसी कर रही हैं, फिर जो आपने पढ़ाई की है वो आपने जो परीक्षा में आया उसका कितना हिस्सा आया है, या कि जितना हिस्सा आया भी है उस हिस्से को आपने कितने अच्छे से वहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। तो उसमें कई सारी, जैसे कि अब मान लीजिए कि एक आप हैं और जिस आपने किसी समानांतर आपके विद्यार्थी, आपने उसकी बात की, आप दोनों ने पढ़ाई की, दोनों ने जो भी पढ़ा उससे 50 क्वेश्चन आए। अब आप मतलब जैसे कुछ लोगों ने क्या किया कि 50 क्वेश्चन देखा, 50 को नहीं देखा। एक ने उन 50 पे ज़्यादा ध्यान दिया जो उससे आ रहे थे और उसने पूरा फोकस उसमें किया और उसने बहुत अच्छे से कर ली। और एक दो उसके इधर-उधर, ठीक है, उसने उसको कहीं से ध्यान आए कि कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे पढ़ा था, उसने किया और उसकी एक अच्छी स्कोरिंग उसने कर ली। अब एक विद्यार्थी ऐसा है कि जो 50 उन चीज़ों को ज़्यादा देख रहा है जो उससे नहीं आते हैं और वो उसमें एक पैनिक हो गया कि अरे ये तो मुझे आते नहीं, ये तो मैंने किया नहीं, ये तो ऐसा हुआ नहीं। तो उस चक्कर में क्या कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमसे वो भी गलत हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा आप देखिए कि जो भी सेलेक्ट होते हैं या कि जो भी नहीं होते उनमें बहुत कम अंतर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा हुआ, कोई बहुत खराब हुआ। उसमें अंतर ये होता है कि जब भी आपके पास कोई चीज़ आई, आपने उसको टैकल कैसे किया? आपने जो भी आपका समस्या आपके पास आई या कि जो भी परिस्थितियाँ आई, आपने उनका सामना कैसे किया, उनका समाधान कैसे किया, इस चीज़ पे भी निर्भर करती हैं कई सारी चीज़ें। और ये का कोई एक सरलीकरण उत्तर नहीं होता कि आप एक उसमें दे दो, चूँकि जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही जटिल होती है और ऐसे परीक्षाएँ भी बहुत जटिल होती हैं, लेकिन हम अपने विश्वास से, हम अपने प्रयास से हम उनको बहुत चीज़ों को सरल बना सकते हैं। सर मैंने एक जगह और पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा दुःख इंसान को इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो फेल हो जाता है। दुःख इसलिए होता है कि हमसे जो सामने वाला बंदा है या जो सामने वाला बच्चा है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसको इंटेलिजेंस है, वो हमसे आधा है, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे कर रहा है लाइफ में। तो इस सब चीज़ों से कैसे बाहर आया जाए, कैसे उभरा जाए? क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार होता है, तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन समझ लीजिए। आप इसको मान लीजिए कि आपके पास है कितना और दे कितना पाते हैं। सपोज आपके पास 75% कोई चीज़ है, लेकिन आप उसको दे 20% ही पा रहे हैं, लेकिन किसी के पास वो चीज़ 40% ही है, लेकिन वो 40 का 40% बहुत अच्छे से दे पा रहा है। तो ये चीज़ भी निर्भर करती है कि आप अपना दे कितना पा रहे हैं। जैसे कि जो मैंने भी पिछली बार बात की थी कि प्रश्न आया, तो आपने उसके पास जितना था उसने उसमें से बहुत अच्छा कर लिया। ओके। तो सबसे पास जो आपकी क्षमता है आप उसको
आप उसको कितना इस्तेमाल कर पाते हैं वो भी निर्भर करता है कि आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन आप उस जैसे कि आप उसको यूटिलाइज़ आप उसका उपयोग किस तरह करते हैं, इस पे भी निर्भर करता है। ओके सर, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बात बताई हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी जी। कि आप जैसे आप अपनी जो भी शेड्यूल था या जो भी स्ट्रैटेजी थी कह सकते हैं, या जो हिंदी लिटरेचर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके लिए आप कुछ उनको एडवाइस दीजिए कि वो कहाँ से शुरू करें और कैसे करें? देखिए, जो भी जिनको भी सहायक प्राध्यापक परीक्षा देना, अब उसमें वो हर व्यक्ति का अलग, जैसे कि मैं शुरू से बताता हूँ, अगर किसी को पीजी करना है, हुँ, तो सबसे पहले आप हिंदी विषय को लेके पीजी कीजिए, है ओके। ना? स्नातकोत्तर कीजिए। लेकिन पीजी के दौरान जो भी आप पढ़ेंगे, आप उसको बहुत गहराई से पढ़िए। अमूमन मैं आजकल का एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि जैसे कि बच्चा क्या-क्या ग्रेजुएशन पे आया और उसने कहीं पे कोचिंग ले ली। बिल्कुल, तो वो सही बात। ठीक है, कोचिंग लेना ना लेना ठीक है, ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं ली और उनका हुआ। हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिया उनका नहीं हुआ, या कि जिन्होंने लिया उनका हुआ भी। कई तरह के हमारे पास अलग-अलग तरह के हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं। तो सबसे पहले आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं हिंदी से, आप एमए को ढंग से कीजिए। ओके। जी, सर, बिल्कुल क्योंकि आजकल बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एमए या एमकॉम या जो भी करें, मास्टर्स डिग्री करें, वो सिर्फ़ डिग्री के लिए ही कर रहे हैं। वो आप देख ही रहे हैं बच्चे उसके साथ अदर चीज़ों की कोचिंग ले रहे हैं या अदर चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मास्टर में अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो अभी उसके साथ-साथ कुछ नेट वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो मास्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, आपका कहना। उसके बाद एक आप जैसे कि अगर आप मास्टर्स अगर आप अच्छे से करते हैं, तो अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो उसके बाद ठीक है, आपका नेट जेआरएफ आपका आराम से होगा। अगर आपका जेआरएफ हो रहा है तो आपको कोई एक स्कॉलरशिप मिला करती है पीएचडी के लिए। ओके। तो उसके साथ आपका जिस विषय में रुचि है आप उसमें पीएचडी का आप एडमिशन लीजिए, आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें से आप अच्छे से अपना पीएचडी का काम कर सकते हैं। उस हुँ, पीएचडी का काम आप करने के दौरान आप जो भी सहायक प्राध्यापक की परीक्षाएँ आती हैं, आप उन परीक्षाओं को दीजिए। उसके बाद आप अपना विषय के साथ, हो चूँकि ये पढ़ना तो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये थोड़ी कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गए वहाँ से पढ़ना बंद, वहाँ से तो और पढ़ना शुरू हुँ। होता है, यस क्योंकि सर। वहाँ से अभी तक तो आपको खुद के लिए पढ़ना था। अब आपको खुद के लिए तो पढ़ना ही है, खुद को समृद्ध करना ही है। हुँ, पहले आपको भरने के लिए पढ़ना था, अब आपको इतना भरना है आपको कि छलकना भी है उसके बाद। तो जब वो पूरा लबालब होगा, कोई भी अगर पात्र होगा, तो हुँ, फिर वो तभी छलकेगा जब वो भरा होगा। तो फिर आपको जी। पढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पढ़िए, आपके विषय में रुचि हो और जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। ओके सर, आप जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे अभी भी आप पढ़ ही रहे हैं। जी। तो ऐसी कौन-सी किताब है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, अब वो पुस्तकों की रुचि आपके व्यक्तित्व पे भी निर्भर करती है कि आपका जी। व्यक्ति, जैसे किसी को हुँ, जासूसी उपन्यास बहुत पसंद आते हैं, किसी को धर्म अध्यात्म से संबंधित किताबें बहुत पसंद आती है, किसी को फ़िक्शन पसंद आता है, किसी को नॉन फ़िक्शन पसंद आता है। तो हुँ, सबकी अपनी-अपनी रुचि होती है कि इनको क्या चीज़ें हुँ, अच्छी लगती हैं। जी। तो ऐसा मुझे भी है, जैसे कि मुझे जो अगर आप एक ग्रंथ मुझे रामचरितमानस, चूँकि मैं बहुत बचपन से पढ़ रहा हूँ, मेरे पिताजी पढ़ते थे तो उनकी देखी तब समझ में नहीं आता था, अभी भी वो पूरी तरह से तो नहीं आता है, पर ठीक है, प्रयास हुँ, कर रहा हूँ। तो मुझे वो जब भी मैं जीवन की किसी विषम परिस्थितियों में होता हूँ, तो उस ग्रंथ से मुझे एक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मुझे वहाँ से मिल जाता है। हुँ, तो मेरे लिए वो वर्तमान में मैं अथर्मा में वही वन हूँ, आनंद कुमार सिंह जी की काव्य कृतियों को पढ़ रहा हूँ, जिसकी भाषा, जिनका वैचारिक स्तर मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए और जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़िए, या कि अगर आप, चूँकि मैं हिंदी विषय का हूँ, तो मैं हिंदी की ही हुँ, हुँ। पुस्तकें बता, जैसे आप इंग्लिश के हैं, तो आप इंग्लिश की आप पढ़िए, आप जेन ऑस्टिन को पढ़िए, या कि ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, तो आप उनको पढ़िए। तो आप साहित्य, या कि आप तो किसी भी विषय का आप पढ़िए, कुल मिला के सबसे बड़ी बात ये है, सर तो और पुस्तकों से लगाव रखिए। सर तो जो आपने इतनी सारी चीज़ें जैसे रामचरितमानस के बारे में हुँ। बताया, मुंशी प्रेमचंद की किताबों के बारे में बताया, ऐसी कोई कॉमन चीज़ जो हर बुक हमें टीच करती है, सिखाती है वो हमें? हर किताब हमें सिखाती है। अब वही मैंने जो अभी मैंने हर हाँ। किताब एक समुद्र होती है, उसमें विचार का, उसमें भाव का होता है। आप उसमें से कितना ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हर किताब जो भी एक राइटर लिखता है, हुँ, हुँ। वह उसके जीवन की साधना होती है, वह उसके जीवन का अनुभव होता है, बिल्कुल। जिसमें वह उसको प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा, तो उसमें उन्होंने अपने जीवन का पूरा जो उन्होंने देखा, जिस समाज को देखा, या कि जो उनका कल्पित समाज था और जो उनकी कल्पना था और जो उसके यथार्थ थे, उसके बीच का जो गैप था, उन सब चीज़ों को उन्होंने उसमें भर दिया। अब ये आप पे निर्भर
करता है कि आप उसमें से कितनी चीजों को ले सकते हैं, आप हम्म, उसको कहाँ वो कर सकते हैं। एक सुई होती है, उसमें से आप कपड़े बना सकते हैं, किसी की आंख फोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो तो ठीक है, आप पे निर्भर करता है कि आप उससे कितना ले सकते हैं। हर किताब, कोई भी किताब हो, अगर जो साहित्य का मतलब ये होता है कि जो सबको साथ लेके चले, जिसमें सहित भाव हो, वही साहित्य होता है। हम्म। तो कोई भी किताब होगी, ऐसा तो मतलब कोई किताब, मैं किसी एक किताब को नहीं कहूंगा कि कौन अच्छी कौन बुरी। हम्म। हर किताब की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। सर, तो जैसे कोई बच्चा शुरू करना चाहता है, लाइक कोई बुक, बहुत बच्चे आजकल आपको पता होगा, कोई भी काम है तो आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जी, जी। लेकिन किताबें जो पढ़ने का ये ट्रेंड है, ये चला गया है। तो कोई बच्चा अगर शुरू करना चाहता है, कोई कोई भी साहित्य की चीजें, तो वो कौन सी ऐसी बुक से शुरू करे? कोई आप सजेशन देना चाहोगे या अपनी एडवाइस? अब देखिए वो उसकी भाषा क्या, जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है, तो अगर हम्म। उसकी भाषा अच्छी है तो उसके लिए अलग होगा। जैसे कोई जो सामान्य विद्यार्थी है उसके लिए अलग होगा। सबसे मैंने पहले कहूँगा कि अगर किसी को पढ़ना है, आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए, आप दुष्यंत कुमार को अच्छा। पढ़िए, आप अगर आपको कहानियाँ उपन्यास पसंद है, आप प्रेमचंद को पढ़िए। तो इन्होंने बहुत सहज सरल भाषा में लिखा है। जैसे आजकल वो गुनाहों का देवता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल हम्म। रहा है। तो ठीक है, ट्रेंडिंग की चीज़ें अच्छी होती है, अच्छी कृति है वो, तभी इतनी वो है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनका एक सूरज का सातवाँ घोड़ा, देखिए उसके बाद जैसे श्रीलाल शुक्ला का राग दरबारी, आप इन चीज़ों को पढ़िए, तो इसमें आपको जीवन की कई सारी स्थितियाँ दिखेंगी। ये आपको, ये जो रचना है, ये आपको थोड़ा और ज़्यादा मनुष्य बनाएँगी। हम्म। ये आदमी से आपको थोड़ा ज़्यादा इंसान बनाएँगी। तो यस ये सर। बहुत अच्छा होगा। सर, ये सब तो हो गई हमारी किताबों की हुँ, बातें। हुँ। अब मैं आपके रिएक्शन के बारे में जानना चाहती हूँ। जब आपको पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका रैंक 2 आया था, हुँ, तो हुँ। आपको कैसा लग रहा था उस देखिए, सबसे पहले तो अच्छा लगा था कि समय? ठीक है, एक नौकरी मिल गई है। क्या? देखिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद ये था कि हाँ, रैंक 2 था तो ठीक है, अच्छा लगा था कि हाँ, ठीक है, जो मेहनत किया वो सफल हुई। तो जो इतने समय का एक चीज़ चली आ रही थी, जब कोई आप एक प्रयास करते हैं, जब उसकी सिद्धि का दिन होता है, तो ठीक है, वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो जो भी था उसमें ईश्वर का, मेरे माता-पिता का, ख़ासकर मेरे मित्रों का भी, हुँ, उसमें सबका बहुत बड़ा सहयोग था। तो और जो भी उनके सहयोग से मैं कर पाया, तो हुँ। बस वो चीज़ें सफल हुई, तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। सर, आपके पिताजी भी, जैसे आपने बताया, पुलिस में थे, तो जी वो हाँ। डिसिप्लिन का माहौल तो शुरू से घर में था, है जी, ना? तो आप जी। शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने में कि नहीं, मैं बहुत ही सामान्य सा विद्यार्थी था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत खराब हुँ। भी नहीं था, हाँ, हाँ। बहुत ऐसा टॉपर भी कभी मैं ऐसा नहीं रहा, तो एक सामान्य सा विद्यार्थी था। बस कभी ऐसा कोई वो टॉपर रैंकर की स्थिति नहीं रही मेरी। जी हाँ। ओके। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप शुरू से एवरेज स्टूडेंट थे, फिर भी आज आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो कोई एवरेज बच्चा अगर कुछ बड़ा सोच रहा है, तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, जैसे लड़कियों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सपना नहीं बना हुआ है, चाहे तुम ये नहीं कर सकती हो। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे, या उन जो पेरेंट्स हैं या जो बाहर के रिलेटिव्स हैं, वो जो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको ऐसा क्या कहोगे जो वो कहना बंद कर दें? देखिए कहने वाले तो कहना कभी नहीं बंद करेंगे, आप अपने काम से ही कहना बंद करा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ही कहा कि लड़कियों के लिए कई चीज़ कहा जाता है कि ये तुमसे नहीं होगा। जी। लड़कियों ने खुद बता दिया कि उनसे होगा कि नहीं होगा। हुँ, सेना में हो या कि कोई भी है, जो कि एक पुरुषोचित कार्य माना जाता था, आज सेना में आप देखिए हुँ। कई सारे विंग कमांडर या कि कई ऐसे पद हैं, चाहे प्लेन उड़ाना हो, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, था, तो जो जिन्होंने ब्रीफिंग का काम किया था, तो वो भी महिलाएँ ही थी। तो वो उन्होंने जी। खुद ही कर दिया, तो अब हुँ, उन्होंने ही मुँह बंद करा दिया। अगर आपको किसी का मुँह बंद कराना, आप सीधा अपने कर्मों से मुँह बंद कराइए उसका। आप ये मत सोचिए कि लोगों का काम है कहना, लोग हुँ, आपको कहेंगे ही कहेंगे, आप उनका मुँह बंद करा सकते हैं सिर्फ़ अपने काम से। तो आप अपने काम पे फ़ोकस, हाँ, वो सब ये तो है कि हर आदमी साधु नहीं होता है, ना हुँ। यति नहीं होता है कि उसको नहीं, ठीक है, कहने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, उसको आप एक अपने काम के माइलेज के तौर पे लीजिए कि नहीं, अगर ये कह रहे हैं मुझे करना है, जो कि देखिए आप किसी का मुँह तभी बंद करा सकते हो जब आप उस चीज़ को, जो आपका संकल्प है, जब आप उसकी सिद्धि कर लीजिए, जब आप उसको पा जाएँ सीधा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, आप अपने कर्मों के द्वारा ही, आप जब जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो पा जाएँगे, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा। ओके सर। सर, आज भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, या फाइनेंशियली उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, लाइक उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता कि आप आगे पढ़ो। जैसे मेरे साथ एक दोस्त है, अभी वो पढ़ना चाहती है, एमकॉम ही कर रही है, लेकिन उसकी शादी कराई जा रही है। लेकिन वो मतलब पढ़ना चाहती है और शादी नहीं भी करना चाहती है, फिर भी होता है ना कि पेरेंट्स होते हैं जो उनको इतना फोर्सफुली या कह देते हैं कि नहीं करो, हमारी इज्जत एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों से लड़कियाँ कैसे, क्योंकि वो चाह के भी जब बोलती हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो ऐसी लड़कियों को आप ऐसा क्या कहोगे कि वो अपनी आवाज़ रखना कैसे वो रखे कि हाँ, पेरेंट्स भी उस चीज़ को सुनें?
देखिए, बहुत ही मतलब ये एक सरलीकरण इस चीज़ का नहीं है, इसकी 2 तरह से आप इसको देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो एमपीएसआई की परीक्षा हुई थी, हुँ, उसमें से अभी एक महिला मैंने अभी देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पता हुँ, नहीं कितनी सही है या नहीं है, हुँ, मतलब हुँ, इसकी तथ्यता आप एक बार देखिएगा, हुँ, हुँ, कि उनका था कि उनकी 2 बच्चियाँ थीं, मतलब 2 बच्चे थे उनके और उसके बावजूद वो एमपी पुलिस की एसआई की परीक्षा में वो सिलेक्ट हुईं। तो देखिए, शादी ये नहीं कि आपकी पढ़ाई में बाधा ही है, मैं इस चीज़ को लेकिन हाँ, ठीक है उसमें कई सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके पास आती हैं, तो भाई सबसे पहले तो आप अपने माता-पिता को कहिए कि नहीं हम आगे मैं पढ़ना चाहती तो मुझे थोड़ा-सा और समय चाहिए। ठीक है, अगर वो समय नहीं मिल पाता, अगर आपके पास ये संभावना है कि शादी के पहले जिनकी अगर आपका जो पार्टनर होने वाला है, एक बार आप उससे अपनी इन चीज़ों को रखिए कि हुँ, भैया ठीक है, शादी-ब्याह तो ठीक है, पर इसके बाद भी मैं ये नहीं कि यहाँ से ज़िंदगी खत्म, चूल्हा-चौका, वो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ मैं पढ़ना भी अपना चाह रही हूँ। मैं अपने जो मेरे कुछ स्वप्न हैं, मैं उनको साकार करना चाह रही हूँ। अगर वो राज़ी हो, आप इस आधार पे उससे बात कीजिए, वरना अगर वो ऐसा है कि अगर वो अभी ही आपकी बातों को नहीं वो हो पा रहा है, हुँ, तो फिर मतलब एक आगे का जीवन भी कठिन होगा इन चीज़ों के लिए। तो देखिए शादी बहुत बड़ी बाधा नहीं है। एक बात बड़ी सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, हुँ, अगर हो पाए उसके बाद अगर ठीक है क्योंकि उनके पास भी कई सारे प्रेशर होते हैं, कई सारे दबाव होते हैं, अगर हो चुका है तो आप अगर शादी कर भी ले रहे हैं, उसके बाद आप अपने सपनों को मत छोड़िए। आप जो भी आपके सपने हैं, आप उनके पीछे जैसे कई सारे ऐसे आईएएस, आईपीएस या कि सेना में जाना, पुलिस में जाना, कई ऐसे जो कि शादी के बाद लोगों ने किया है। तो हुँ, मतलब मतलब वो एक सबसे बड़ी बात कि आप अपने सपनों के लिए आप कितना कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है और महिलाओं ने करके दिखा दिया है उन्होंने, कि नहीं किया जा सकता है उसके लिए। जी सर, तो मतलब कई ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, वो भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, हाँ, जिनके पास कोई मतलब उनकी तुलना में कम प्रेशर है। हुँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारे साथ एक ये परिचित हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने था और उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को अचीव किया और हमारे साथ चूँकि थी वो और मैरिड थी, हम अनमैरिड थे हाँ, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उनके परफ़ॉर्मेंस से या कि उनके नॉलेज से ऐसी चीज़ों को कि नहीं ये एक वो है। तो ये वो खुद के ऊपर होता है कि आप में कितनी जिजीविषा एक बहुत अच्छा शब्द होता है कि आप में उस चीज़ को पाने की कितनी चाहत है, आप में कितना जुनून है, हुँ, वो उस चीज़ को ज़्यादा निर्भर करता है। हाँ, आपके पास थोड़ी परेशानियाँ ज़्यादा आएँगी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आएँगी, हुँ, तो ठीक है, वो तो फिर दोनों तरफ से होता है। कई जी, सारे ऐसे पुरुष भी जिन्होंने शादी-ब्याह करने के बाद क्योंकि उनको अपने परिवार को भी देखना है और उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छी प्रगति की, उसमें उन्होंने स्वयं उन्नत हुए, उन्होंने देश समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जी सर। सर अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर फायर राउंड ओके। मतलब जिसमें आपको बिना सोचे जवाब देना है। हुँ, हुँ। एक ऐसा आदत जो हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। पढ़ना। ओके, एक ऐसी आदत जो नहीं होना चाहिए। समय व्यर्थ करना मतलब जो भी करें वो सोच समझ के करें कि क्यों कर रहे हैं, इससे क्या आउटपुट मिलेगा। ओके, आपकी फेवरेट बुक? रामचरितमानस, टी और कॉफी? कॉफ़ी, ओके सर। मूवी और लाइक बाहर कुछ घूमना वगैरह? ये समय पे निर्भर करता है कि कब क्या मूवी कौन-सी है कि घूमने कहाँ जाना है, दोनों में जगह पे निर्भर है। ओके सर, थैंक यू। मैं लास्ट एक आपसे चाहती हूँ कि आप सारे बच्चों को जो भी ये सुन रहे हैं या जो कोई भी ये देख रहा है, बच्चे, बूढ़े, उन सब के लिए कोई एक ऐसी लाइफ लेसन क्योंकि अपने जीवन में पढ़ाई-लिखाई सब एक दौर होता है, लेकिन एक लेसन ऐसा होना चाहिए जो उसको आप ज़िंदगी भर याद रखते हो। तो ऐसी क्या लेसन आप अभी तक के अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जिसे आप शेयर करना चाहोगे? देखिए, अभी ये तो लेसन देने का काम मतलब ऐसा है कि जो इनके पास खुद लेसन बहुत सारा हो, तो चूँकि मेरे पास वैसी कोई स्थितियाँ हैं नहीं कि मैं किसी को लेसन दे सकूँ। पर हाँ, चूँकि एक विद्यार्थी के तौर पर मैं एक ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस चीज़ को भी आप कर रहे हैं, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। बाहरी जो भी आपके पास हैं, आपका मौज-मस्ती, फन को उतना ही कीजिए कि जो आपके जीवन में नुकसान ना पहुँचाए। फन इतना मतलब जैसे कि फन आपके साथ दाल में नमक की तरह होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो आपके पूरे जी, खाने को बर्बाद कर देगा। जी सर। तो इस चीज़ों का हमें जो एक संतुलन है, हमें उस चीज़ को रखना चाहिए। स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा कि आप पढ़िए, बाकी अन्य चीज़ें भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ जो भी है आप अपने पूरे ईमानदारी से पढ़िए। किसी के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे पहले पढ़िए। खुद के लिए अच्छा करेंगे तो आप दूसरों के लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा वो। ओके सर और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी अभी तक के आपके लाइफ में ऐसी कौन-सी ऐसी मतलब काइंडेस्ट थिंग जो हुई है मतलब बहुत अच्छी जो आप शेयर करना चाहोगे? किसी ने बहुत अच्छा आपके ऊपर उपकार किया हो या बहुत कुछ अच्छा आपके साथ किया हो? बहुत सारे लोगों ने मतलब उपकार कोई एक चीज़ किया जो है। आपको बहुत अच्छा लगा हो? कोई एक चीज़?
अब वैसे मतलब क्योंकि हाँ, मुझे पता है बहुत सारी चीजें किसी होती एक हैं। के बारे में बताऊं तो दूसरा जो उपकार होगा वो कम हो जाएगा, तो मतलब बहुत, क्योंकि आज देखिए जो भी हम यहाँ पे हैं हाँ, तो उसमें से बहुत सबसे पहले आपके माता पिता, आपके शिक्षक, और सबसे ज्यादा इनके साथ साथ जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपका पीयर होता है, वो बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है कि क्या अच्छा। होगा, क्योंकि जब आप वो आपके साथ वो सेम चीज को फील कर रहा होता है तो वो आपको जब एक महसूस कराता है, जब वो आपको बिना कुछ कहे आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख देता है या कि कुछ नहीं बस आपको देख लेता है, हाँ, तो वो जो एक स्थिति होती है, जितना बड़ा योगदान सबका ही योगदान होता है, पर मतलब वो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो भी मतलब वो एक कहते हैं ना कि हम अमन अक्षर जी आपके इंदौर के ये कवि हैं, तो एक उनकी जो है ना कि हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तो हम ये भी कि हम यहाँ तक अकेले नहीं आए हैं, इसमें कई सारे लोगों का प्रयास है, कई सारे लोगों की दुआएं हैं, कई सारे लोगों का आशीर्वाद है, इसमें ईश्वर की कृपा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे मिलके आप बनते हैं। तो इसीलिए कि जब भी हो तो जिनसे आपको कुछ मिला, आप उनके लिए तो अगर कुछ कर पाएँ तो करें, लेकिन आप कुछ ज़रूर आने के बाद वो सेवा भाव रहे, मेरे अंदर भी रहे, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दूसरों के लिए भी कुछ फलीभूत हो। ओके सर। सर बहुत अच्छा लगा, आपने जैसे मुझे सब कुछ सिखाया, मैं चाहती हूँ सब इससे सीखें, और जो आपने ऑफ कैमरा कहा था ना वो लैंग्वेज को लेकर, मैं चाहती हूँ कि वो आप सबसे शेयर करो एक बार अभी एक जो। ये मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, खासकर कि हमारे जो मेरे साथी युवा बच्चे हैं, कि आप जिस भी भाषा में आप लिखें, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप उसको देवनागरी पे लिखिए, इसको और अगर सरल शब्दों में लिखिए कि अगर आप कहें कि मैं आ रहा हूं तो आप उसको पूरा हिंदी में लिखिए, ये नहीं कि MAI RHA ऐसे नहीं लिखना है। आप उसको अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आप सीधे लिखिए कि आई एम कमिंग। आप इस जो भी भाषा आप कहिए, आप उस भाषा में अपनी बात को रखिए। तो बस एक मेरा से एक यही विनम्र अनुरोध है कि जो भी भाषा करिए, उस भाषा को और उसकी लिपि को, दोनों को जितना हो सके आप उसको बिल्कुल साधिए। ये भी एक साधना का विषय है। ये भी मतलब ये एक दाग दहलवी का शेर है कि आती है उर्दू भाषा भी आते-आते, है ना? तो वो कोई भी भाषा होगी तो वो हर भाषा आते-आते ही आती है। हिंदी हो, उर्दू हो या कि बघेली हो, जैसे क्योंकि मैं बघेलखंड से हूँ तो हमारे लिए बघेली हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा होगी, वो भाषा आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप उस भाषा में अगर आप कुछ क्या होता है कि हम उस परिवेश में रहते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमने कब सीख ली। बिल्कुल, हाँ। पर हम जब अन्य भाषा सीखते तो हमें उसके लिए थोड़ा-सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो हमें ये लगता है कि नहीं हमें इसको थोड़ा सीखना पड़ रहा है। तो बस एक मेरा एक ये अनुरोध है सबसे कि आप जिस भाषा को भी लिखें, आप उसको उसकी लिपि में लिखने का प्रयास कीजिए। बस एक ये विनम्र अनुरोध है ये मेरा। काफ़ी लोग रिलेट कर पाएँगे क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी चीज़ पे है कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ इंग्लिश में लिखते हैं, और बाकी हिंदी का वो सेंटेंस होता है लेकिन वो इंग्लिश की हाँ, मतलब उसको हिंदी की वाक्य को रोमन उसमें लिपि में लिखते हैं, तो वो रोमन स्क्रिप्ट रोमन लिपि में ना लिखे, उसको देवनागरी में लिखें, वो एक ज़्यादा अच्छा बात। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी लिख रहे हैं तो आप अंग्रेजी में लिखिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत-बहुत आए, धन्यवाद, आपने आपने इतना बुलाया। अच्छा अपना इतना ज़्यादा टाइम दिया और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हमारे साथ साझा किया। हम आपके लिए, हम सारे जो भी गेस्ट आते हैं ना, हम उनको एक प्लांट देते हैं, जैसे एक प्लांट बढ़ता है, तो आपके जीवन में भी ना बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप जो चाहो वो उस मुकाम पे आप रहो, आप अपने साथ-साथ अन्य लोगों की भी सेवा करो, जैसे एक पेड़ सबकी सेवा करता है, तो ये हम आपके लिए लाए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा, मुझे पता है बहुत कुछ सर ने बताई जो आप सीखे होंगे, लेकिन अगर एक चीज़ भी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एग्जाम्पल होगा कि हाँ देखो वो सेलेक्ट हो गई, और ईश्वर करे सेलेक्ट ही रहो। तो जिन लोगों का विषम परिस्थितियां जिनकी हुई है उनकी वजह से वो तो ठीक है, निकल गए किसी तरह। उन भैया की वजह से मेरे पापा ने लुकाना का मतलब होता है छुपाना, है ना? अच्छा, आप हाँ समझते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, तो आप तो जो बोलिए हाँ यूपी में, ओके हाँ समझ, आप लोग समझ सकते हैं उस चीज को। लुकाना मतलब छिपाना होता है ना? तो एक बार क्या हुआ कि हमारे इधर एक भाई साहब आए, और चूंकि तुषार जी परिचित होंगे इन सब चीजों से, रूम में माहौल चल रहा था, तो मकान मालिक ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि रूम में कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं करना है। अब ठीक है, वो पार्टी वार्टी बढ़िया मचाए हुए थे, जो भी जैसा था, एक व्यक्ति को उन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो वो बार बार कह रहा था लुकाल है लुकाल है। अब उनको समझ नहीं ना आया, तब तक वो मकान मालिक आ गया।
मकान मालिक ने फिर हो गया रूम से बाहर कर दिया उनको। अब वो लोग बाद में उसके ऊपर चढ़ बैठे, क्या तेरे को खड़ा किया था वहां पे, तो उसको बताना चाहिए था कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। तो उसने कहा, कब से कहा था कि लुका ला लुका ला। लुकाला मीन्स छुपा लो, छुपा लो। छुपा लो। जैसे हम जैसे कोई है ना, कोई आ रहा है तो बोले लुका लो मीन्स छुपा लो उस चीज को, ताकि तो उनको, उन लोगों को तो तो वही वो अब वो मकान हमारी तरफ यही बोलते हैं, हम लोग तो ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं, लुकवा लिखा ये चीज के, मतलब छुपा लू क्या, तो लुकवा लिखा। लुक्का छिपी, हाँ हम लोग उसको लुक्का छिपी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं हाँ, लुका छिपी बोलते हैं उसको। अब उसने क्या क्या कहते, अब उसके क्या था कि उसको ये नहीं समझ में आया कि ये लुकाना का मतलब छिपाना नहीं जानता होगा, जो कि वो ठीक थी उसकी, तो वो तब तक वो मकान मालिक आ गया। चलो जाओ अब। ओके।